Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the exercise introduction of exercise 1.1 chapter 1st relation and function. Students, relation and function हमारा 12th क्लास का वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है। क्यों माना जाता है बेटा? क्योंकि इस टॉपिक के लिए हमें कुछ प्रीवियस नॉलेज होनी ज़रूरी है। वो नॉलेज जो हमने 11th क्लास में हमारी फर्स्ट यूनिट में गेन की थी। फर्स्ट यूनिट सभी को याद होगा, हमने सेट्स एंड फंक्शन पढ़ा था वहाँ पे। तो सेट एंड फंक्शन की हमें प्रीवियस नॉलेज होनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें यहाँ पे भी पढ़ना है। उन टॉपिक्स के बिना रिलेशन एंड फंक्शन पे हम प्रोसीड नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर। लेट A and B be two non-empty sets, then let small a belongs to capital A and small b belongs to capital B, then an element of the form A, B is called an ordered pair. अब इस एलिमेंट को हम ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं? इसमें ऐसा कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है जो इस एलिमेंट को हमने ऑर्डर्ड पेयर का नाम दिया? तो देखो बेटा, इस टाइप के एलिमेंट में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है। यहाँ हमारा फर्स्ट सेट कौन सा है? कैपिटल ए, एंड सेकंड सेट हमारा कैपिटल बी है। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का हमेशा कैपिटल ए से बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू कैपिटल बी। नोट, ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कॉमा ए। स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर इन जनरल इज नॉट कम्यूटेटिव। ऑर्डर्ड पेयर को कभी भी ये गलती मत करना, कभी आप 1,2 को इक्वल दिखा दें 2,1 के, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होते हैं जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का? हमने 11th क्लास में पढ़ा है ये। Let A and B be two non-empty sets. The Cartesian product of A and B is denoted by A cross B and is defined as the set of all ordered pairs A, B where small a belongs to A and small b belongs to B. कोई भी दो सेट का अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन करना है जहां पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग कर रहा है एंड दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। सिंबॉलिकली A क्रॉस B इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। अब जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो भी नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल होता है, विच मीन्स A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A इन जनरल। ये इक्वल कब होगा? इफ A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लें और दोनों के दोनों अगर सेट इक्वल हो जाएं, A इज इक्वल्स टू B, देन A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A। अब कोई स्टूडेंट ये बोलेगा सर अगर इनमें से कोई एक फाइनाइट हो जाए तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी की जगह अगर हम एम्प्टी ले लें तो क्या होगा? तो बेटा अगर कोई भी सेट यहाँ पे अगर आप एक भी सेट को अगर एम्प्टी ले लेंगे तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, फाई हो जाएगा। विच मीन्स सपोज इफ वी विल टेक सेट बी एज फाई, देन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू फाई, ऑल्सो B cross A equals to 5. In this case also A cross B is equals to B cross A, but A को तो हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज A को अगर हमने कोई फाइनाइट सेट ले लिया 1 2 3, तो क्या A और B यहाँ पे इक्वल होंगे? नहीं। तो ये अपने दिमाग में आपको बिठा लेना है कि A और B इक्वल होंगे और वो इम्प्लाइज करेगा A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A ओनली इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है ना बेटा। सेकंड नोट हमने कवर कर लिया कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी कब होता है? अगर उनमें से कोई एक या फिर दोनों अगर एम्प्टी सेट हो जाए तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी होगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं ये भी हम जानते हैं।
दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी आ जाएगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन। रिलेशन ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा है। क्या होता है रिलेशन? लेट A and B be two non-empty sets, then any subset of A cross B is called a relation from set A to set B. In other words, a relation R from set A to a set B is a subset of A cross B, which means अगर हमें set A से set B पे relations निकालने हैं तो इसका मतलब हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम A cross B के subsets ढूंढ रहे हैं। A क्रॉस B का जो भी सबसेट होगा वो अपने आप में क्या होगा बेटा? एक रिलेशन होगा, एक संबंध होगा सेट A से सेट B के एलिमेंट्स पे। दैट इज R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B if and only if R is a subset of A cross B. Here A is called domain of R and B is called codomain of R. ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। नाउ नंबर ऑफ रिलेशंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कोई भी दो सेट अगर आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए कि सेट ए से सेट बी पे आपको नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं? तो देखते हैं। इफ़ सेट ए की कार्डिनलिटी अगर m है एंड सेट बी की कार्डिनलिटी n है, देन ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी हमने अभी सीखा था कैसे निकालते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कार्डिनलिटी ऑफ बी विच इम्प्लाइज m इंटू n इक्वल्स टू mn। तो अब देखिए बेटा, आपने अभी रिलेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है? a क्रॉस b के जो भी सबसेट होंगे वो क्या होंगे? रिलेशन होंगे। अब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट वो हमें कौन देता है बेटा? पावर सेट उस सेट का। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर mn। एज यू ऑल नो दैट पावर सेट की कार्डिनलिटी हम कैसे निकालते हैं? सपोज सेट a की कार्डिनलिटी अगर n है तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? 2 रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पे अगर सेट a क्रॉस b की कार्डिनलिटी अगर mn है तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे? 2 रेज़ टू पावर mn। नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। अ रिलेशन R on a set A is called identity relation if every element of A is related to itself only. Underline these words, itself only, which means बेटा अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हमने यहाँ पे लिया है तो उसके ऊपर किसी भी रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे? जब उसके एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ रिलेटेड होंगे। विच मीन्स फॉर एग्जांपल अगर सेट ए हमने लिया है 1 2 3 तो उस पर एक रिलेशन हमने डिफाइन किया है जिसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिलेटेड हैं, खुद के साथ रिलेटेड हैं। दैट इज 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो ऐसे टाइप के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। क्लियर? सेकंड रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। अब आपने सेट थ्योरी में पहले भी पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, जो सारे सेट का सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट उसी में कंटेन होते हैं। ऐसे सेट को हम क्या कहते थे वहाँ पे? यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा बेटा? अ रिलेशन R on a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R is equals to A cross A। जो रिलेशन हमारा A क्रॉस A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके इक्वल हो जाएगा, विच मीन्स एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन। फॉर एग्जांपल हमने नीचे दिखा रखा है सेट A अगर हमने 1, 2 लिया है तो रिलेशन R हमने उस पर डिफाइन किया है 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 एंड विच इज इक्वल्स टू A क्रॉस A। Now third relation is void or empty relation. A relation R on a set A is called void relation if no element of A is related to any element of A. Underline these words, no element of A is related to any element of A, that is R is equals to 5 which is a subset of A cross A. For example set A हमने ले लिया 1, 2, a relation हमने define किया है
दो एलिमेंट आपस में कब रिलेटेड होंगे, जब उनका डिफरेंस क्या होगा बेटा, 8 होगा। तो एज यू ऑल सी दैट कि 1 और 2 का डिफरेंस कभी भी 8 नहीं हो सकता। तो विच मीन्स इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, विच मीन्स दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। नोट, void relation and universal relation on a set A are respectively the smallest and largest relation on a set A. These relations are also called trivial relations. Now our next relation is reflexive relation. ये वो relations हैं जो हमें 12th क्लास में पढ़ने हैं, बहुत important हैं। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दैट इज इफ ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर अगर बिलोंग्स करेगा रिलेशन में फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखो, किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कब कहेंगे, जब उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए हमें ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर कहाँ मिल जाए, हमारे रिलेशन में मिल जाए, यानी सेल्फ रिलेशन। दैट इज, हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर सेट ए हमने लिया 1, 2, 3, उस पे हमने दो रिलेशन आपको डिफाइन करके दिखाए हैं। रिलेशन R1 हमने लिया 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 2, 3। देखिए रिलेशन R1 के अंदर हमें सेट A के हर एक एलिमेंट के लिए, यहाँ हर एक एलिमेंट से मतलब हमारा 3 एलिमेंट है सेट में, और तीनों एलिमेंट्स के लिए हमें यहाँ पे सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल रहे हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये तीनों एलिमेंट मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। तो इसका मतलब ऐसा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। वहीं दूसरा रिलेशन हमने डिफाइन किया है, यहाँ पे देखिए 1, 1 है हमारे पास, 3, 3 है, 2, 3 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेटा 2, 2 नहीं है, विच मीन्स इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा अभी हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था और अभी हमने जस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ख़त्म किया है, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए बेटा। ये बहुत बारी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस एक सिंगल वर्ड का डिफरेंस है। अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने जब आइडेंटिटी रिलेशन आपको पढ़ाया था तो उसकी डेफिनेशन डिलीवर करते टाइम हमने आपसे एक वर्ड अंडरलाइन करवाया था कि रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, विच मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन में किसी सेट के एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ रिलेटेड होते हैं, विच मीन्स वहाँ पे सिर्फ सेल्फ रिलेशन होता है, उस रिलेशन में कोई भी दूसरे टाइप का ऑर्डर्ड पेयर नहीं आता। बट यहाँ अगर आपने नोटिस किया हो तो सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट्स के अलावा भी हमारे पास एलिमेंट्स आ सकते हैं। समझ में आया बेटा? नोट फर्स्ट देखते हैं। The universal relation on a non-empty set A is always reflexive. यूनिवर्सल रिलेशन किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। सेकेंड नोट, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव ऑन ए। हाउएवर द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, विच मीन्स किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो ऑलवेज इम्प्लाइज करता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका आइडेंटिटी रिलेशन इम्प्लाइज करे। जैसा कि आप रिलेशन फर्स्ट में देख सकते हैं, यहाँ सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट्स के अलावा भी और एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये वाला रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता है। नाउ प्रोसीड टू सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज सिमेट्रिक if A related to B implies B related to A. That is, if A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R for A comma B belongs to capital A, which means बेटा यहाँ पे हमें दो एलिमेंट्स लेने हैं सेट के। अगर हमें उस रिलेशन में A कॉमा B टाइप का ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए
और अगर वो इम्प्लाइज करे कि B, A टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी उस रिलेशन में होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ A इज इक्वल टू 2, 3, 4, देन एक रिलेशन हमने R1 डिफाइन किया है जिसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 4, 4, 2। अब देखिए बेटा, इसमें हमने 2, 3 लिया है तो हमारे पास 3, 2 भी है। हमारे पास अगर A, B टाइप का ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में है, तो अगर B, A टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी अगर रिलेशन में मिल जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन। वहीं रिलेशन R2 में देखिए 2, 3, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2, 3 टाइप का एक ऑर्डर्ड पेयर था यहाँ पे, बट यहाँ पे 3, 2 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर हमें नहीं मिल पाया, विच मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। Now, transitive relation. A relation R on a non-empty set A is transitive if A related to B and B related to C implies A related to C. Students, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास पहले रिलेशन में ये दो टाइप के एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं, जहाँ A रिलेटेड टू B हो एंड B रिलेटेड टू C हो। तो वो अगर इम्प्लाइज करे कि A रिलेटेड टू C टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी अगर हमें वहाँ मिल जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं बेटा इसको। एग्जांपल है, सेट A हमारा लिया हमने 1, 2, 3, 4। देन रिलेशन R1 हमने डिफाइन किया 1, 1, 2, 3, 3, 4, 2, 4। देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास A रिलेटेड टू B टाइप का एक एलिमेंट मिला, 2 रिलेटेड टू 3 है यहाँ पे, एंड 3 रिलेटेड टू 4, B, C टाइप का भी मिल गया हमें। अब हमें चाहिए A, C टाइप का, विच मीन्स 2, 4 टाइप का, जो कि ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो इसका मतलब ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। सेकेंड रिलेशन में देखिए यहाँ पे 2, 3 है, 3, 4 है, बट यहाँ 2, 4 नहीं है, विच मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब जब आप क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में, तो वहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे भी एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ यही कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। मतलब आपको सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा 2, 3, लेकिन आपको 3, 4 या 3, x टाइप का ऑर्डर्ड पेयर वहाँ नहीं मिलेगा। तो आप A रिलेटेड टू C कैसे दिखाएंगे वहाँ पे? तो बेटा, ऐसे रिलेशन जिसमें ये कंडीशन ही फुलफिल ना हो पाए, ऐसे रिलेशन भी ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाते हैं वॉइड कंडीशन के थ्रू। अब ये वॉइड कंडीशन क्या होती है? वॉइड कंडीशन वही चीज़ होती है जिसके अकॉर्डिंग, जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जिस रूल के अकॉर्डिंग हमारा एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट बन जाता है। हमने 11th क्लास में ये पढ़ा था कि एम्प्टी सेट हमारा हर एक सेट का सबसेट होता है। बट अगर आपने वहाँ नोटिस किया हो तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट तब कहते हैं जब उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो। बट एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर ये एम्प्टी सेट सभी सेट्स का सबसेट कैसे बन पाया? ड्यू टू वॉइड कंडीशन। ये वॉइड कंडीशन ये कहती है अगर एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता तो वो वही एलिमेंट होता जो दूसरे सेट में प्रेजेंट है। ठीक है ना बेटा? तो सेम उसी कंडीशन को फॉलो करके अगर ये कंडीशन ही होल्ड नहीं हो पाए, ये कंडीशन कौन सी? अगर A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C अगर आपको किसी रिलेशन में ना मिले, तो ऐसा रिलेशन भी ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाता है। एम आई क्लियर विद दिस? नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एनी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट A which is reflexive, symmetric and transitive is called an equivalence relation। अभी जो हमने तीनों रिलेशन पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अब अगर कोई रिलेशन एक साथ ये तीनों रिलेशन होल्ड कर जाए तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये
CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर बार एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है कि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, किसी भी रिलेशन को प्रूव करना होता है। ठीक है ना बेटा, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। नाउ इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है किसी भी एलिमेंट की, देखते हैं। लेट कैपिटल A बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड R be an equivalence relation on capital A, and let small a belongs to capital A, then we denote equivalence class of small a with respect to R by these symbols and define it as x such that x belongs to A and x is related to small a, which means किसी भी एलिमेंट की अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, आपको उस सेट के वो एलिमेंट्स उस क्लास में रखने हैं जो कि उस एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे। हमें यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं कैपिटल ए के जो इस स्मॉल ए के साथ क्या हों, रिलेटेड हों। जो भी एलिमेंट इस स्मॉल ए के साथ रिलेटेड होंगे वो इस स्मॉल ए की इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज फर्स्ट का क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।